पॉइंट्स जो हैं वो इस मामले पे जो है वो सामने आए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी में गमो गुस्सा भी पाया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो एहतजाजी सूरत हाल जो है वो सामने आ गई है कि जो हम सिंध पे वफाक का कब्जा नहीं होने देंगे। अब वफाक अगर सिंध के साथ मिलकर काम करना चाहती है और सिंधियों के जो है मसाइल हल करने में जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सिंध जाके देखिए, आप यकीन करें मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। सिंध में लोग इस तरह से जो है उनको तालीम से दूर रखा गया है, मामला और हालात ऐसे हैं कि वहां पे घर भी जो है मिट्टी के घरोंदे बने हुए हैं अब इस 21वीं सेंचुरी में भी। तो हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद हैं जो हमें इस पर जो है वो तज्जिया देंगे और बताएंगे कि अब मामला और हालात जो है वो सिंध के कैसे बेटर होंगे अगर वफाक जो है वो काम नहीं करेगा, अगर सिंध हुकूमत उन्हें काम नहीं करने देगी और एहतजाजी मुजाहरे ऐसे ही होते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह बखैर। जी सुबह बखैर। सर बताइएगा ये जो सिंध के हालात हैं, मामलात हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिंध एक पाकिस्तान का दिल है और मेरे ख्याल में सिंध जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया। सिंध जो है वहाँ इस्लाम भी सबसे पहले आपको पता है वो आया था, तो वहाँ के मुतल्लिक मुख्तलिफ परसेप्शंस क्रिएट की गई और वहाँ लोगों को जो है उनके बुनियादी हकूक जो है उनसे महरूम रखा गया। उनका इस्तेहसाल हुआ और अंदरून सिंध के अंदर जिस तरह से डिप्राइव्ड हैं लोग, यकीन माने कि आंसू आ जाते हैं। मैं पिछले साल जब वहाँ लेके गए हम इमदादी सामान थर पार्कर के अंदर, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। सही कह रहे हैं और हमारा वजीर आजम कौन है, हमारा सदर कौन है, यानी कि उनको बुनियादी बातें ही नहीं इल्म था। और वो झोंपड़ियों में रहते हैं, ना बिजली है ना पानी है। और इसके अलावा जो सिंध के आपने फरमाया, पाकिस्तान में तकरीबन 65% जो हमारी मईशत है, इकोनॉमी, वो कराची शहर से चलती है, जिसकी वजह से दूर दराज से लोग जो है वो वहाँ आके बस गए, मुख्तलिफ जो सूबों से लोग आ गए। और कराची एक इतना खूबसूरत शहर था। मैं आपको एक छोटा सी बात बता दूं कि 2009 में मेरे वालिद साहब और मैं चाइना की हुकूमत की दावत के ऊपर शंघाई गए। वहाँ मेयर से मैंने चाइनीज जबान में जब सलाम किया तो उन्होंने मुझे आगे उर्दू में जवाब दिया, तो हमारे लिए बहुत सरप्राइज था। मेयर साहब से मेरे वालिद साहब ने, जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह ने पूछा कि आप जो है वो इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोलते हैं? तो उन्होंने बोला कि और कहा कि आपका ये शहर दुनिया का नंबर 1 शहर है, शंघाई, तो आपने ये कैसे, इसका ख्वाब आपको इसका डेवलप कहाँ से आपने किया, बेसिक आइडिया? तो कहा कि जनरल साहब आप शायद यकीन न करें, लेकिन मैं कराची में NED यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मैं सोचता था 1970 की दिहाई में कि क्या कभी मेरा मुल्क भी ऐसा बन सकेगा कि खुली खुली सड़कें हैं, कारोबार है और लोगों के जो दिल हैं वो बड़े हैं और एक फिजा है ऐसी जिसमें कारोबार खुल के करता है, अमन है, सलामती है। फिर इंटरनेशनल जो कुव्वतें थी उन्होंने इसको निशाना बना लिया, उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान का गला घोंटना है, तो सिंध को जो है और बिलखसूस कराची को जो है उसको दबाना है। बहरहाल आपने क्योंकि सवालात पूछे कि ये कैसे मुमकिन है, मौजूदा निजाम जो जमहूरियत का है वो तो आपके सामने है। पूरी दुनिया के ही अंदर जो है जमहूरियत जो है इस तर्ज हुकूमत की ये चल नहीं रही, लेकिन दुनिया में जहाँ चल रही है वहाँ निजाम अदलिया बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद का बयान है कि आम आदमी को इंसाफ फराहम करने में जो अदालत है वो नाकाम रही है। ये हाई कोर्ट का बयान मैं कोट कर रहा हूँ। और बुनियादी मकसद ये है कि सिंध के अंदर कोई प्लानिंग नहीं की गई, किसी किस्म का कोई, यानी कि आवे का आवा बिगड़ गया। थर पार्कर में अमवात हो रही थी, दूसरी तरफ सिंध जो उसकी मईशत कह रहा हूँ, जो उसकी सकाफत को बढ़ाने के लिए अरबों रुपए लगा दिए गए। अब खंडर पड़ा है सब कुछ जी बिल्कुल। आप किसी चीज को हाथ लगा लें तो पता चलेगा कि हर चीज ही शिकस्ता हाल के अंदर है। अब इसका सिर्फ ये है कि इसके ऊपर सख्त एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए जाएं और सिंध को जो है वो बचाया जाए, क्योंकि सिंध पाकिस्तान का दिल है और दिल को बचाने के लिए जरूरी है कि अगर गोली से काम नहीं चल रहा, उसको किसी दवाई से काम नहीं चल रहा, तो फिर उसको आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगी। मुश्किल होती है सर्जरी करना, लेकिन करनी पड़ेगी। अफवाज पाकिस्तान का काम नहीं है कि वो गटर और नालियां साफ करे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो फिर भी बावजूद इसके वो ये काम कर रहे हैं बुनियादी तौर पे
جس کا کام ہے کیا اس کو سزا ملی؟ بالکل جس نے کام نہیں کیا، جس کے پاس اربوں خربوں روپے کے فنڈ آئے ان کو سزا نہیں ملی۔ دیکھیں ماضی کے اندر جانے سے بہتر ہے کہ ماضی میں بھی جا کے لوگوں کا احتساب کیا جائے، لیکن موجودہ صورتحال جس کو کہتے ہیں، میری والدہ فرمایا کرتی تھیں کہ جہاں سے آنکھ کھلے وہاں سے سویرا سمجھا جائے۔ تو جہاں سے آنکھ کھلے، آج ہمیں جو کرائسس ہے، ہم ماضی کے اندر تو چلو اگر چپکے رہیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ دیکھیں اس کے لیے عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے، کیونکہ عدلیہ تابع ہوتی ہے قانون ساز اسمبلی کے، قانون ساز اسمبلی جو ہے اس نے قانون سازی کی ہے کیا؟ بات تو یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ لیجسلیشن جس کا کام ہے وہ لیجسلیشن نہیں ہو رہی، بات کی باتیں جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز اور ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سندھ کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کے اندر جو گورنر ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ سٹیپ ان کر رہے ہیں کئی معاملات میں، اسی طریقے سے جو وفاق ہے اس کا اپنا ایک طریقہ ہے، اور اسی طرح سندھ کی حکومت اور پھر جو بلدیہ ہے وہ اپنا چل رہی ہے، یعنی کہ جس کے جہاں سینگ سما رہے ہیں وہ وہاں چل رہا ہے، لیک آف کوآرڈینیشن ہے۔ فوج جو ہے اس کو اس لیے لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ فوج ایک ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہوتا ہے، فوج جو ہوتا ہے اس میں ایک آدمی کا حکم مانا جاتا ہے، اور عمارت جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب وغیرہ یا چائنا میں آپ کو ایسی کوئی بات نہیں نظر آتی، کیونکہ وہاں ون مین کی طاقت ہوتی ہے اور وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرتا ہے اور قانون اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانا چاہیے اور یہ بات قومی جو سلامتی کے ادارے ہیں اور ہمارے جو قومی اسمبلیاں ہیں ان کو بلا کے بٹھا کے تمام لوگوں کو مشاورت کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے، ہمیں اس کے اوپر لاہے عمل بنانا ہے، اس کے اندر ہمیں کسی کو فیورٹزم نہیں کرنا، پارٹی بازی نہیں کرنی، اس کے اندر